गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये 4 चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं परिचय। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार के विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन इसके पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। ठीक है, ये इसका परिचय था। अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि संविधान होता क्या है। देखो बेटा, साधारण से शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान नियमों का समूह है। संविधान कुछ लिखित और अलिखित नियमों का समूह है जिसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, नियमों की और कानूनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम समाज में ठीक प्रकार से रह सके, सभी के अधिकार सुरक्षित रह सके, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा सके। ये कुछ साधारण से पॉइंट थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान तालमेल कैसे बढ़ाता है? देखो, हमारा जो संविधान है उसको हम क्यों मानते हैं, उसको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे लिए भी व्यवस्था की गई है, इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। अगर उसमें हमारे लिए व्यवस्था नहीं की गई होती तो फिर हम ऐसे संविधान को स्वीकार करने वाले नहीं थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न है। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग है। उनमें कुछ धनी है, कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवा देने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? यदि हम समाज में एक साथ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो तालमेल संविधान के माध्यम से यदि बनाना चाहते तो संविधान में सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। यदि संविधान में सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो फिर ना तो समाज के लोग आपस में तालमेल बना पाएंगे और ना ही वो समाज आगे बढ़ पाएगा।
इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं, इसके लिए कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सभी लोग सलाह मिलाते हैं। इस समूह के ऐसे नियम क्यों होने चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। अगर ऐसे बुनियादी नियम नहीं होंगे जो आपस में तालमेल बढ़ाए तो क्या होगा? कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज़ पर अधिकार होगा। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे। जब हम सभी मिलकर के उन नियमों का, कानूनों का पालन करेंगे तो क्या होगा? आपस में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना करने के डर से उन्हें दंड दिया जाएगा। अगर वो उन नियमों का, उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें सजा मिलने का भय रहेगा, डर रहेगा। संविधान का जो पहला काम है वो ये हुआ कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ये संविधान का पहला काम हो गया। अब इसके बाद इसमें दिया है खुद करें, खुद सीखें। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचार पर का अपनी कक्षा में विचार करना है। अब वाद विवाद करना है और निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करनी है। अब करना क्या है? कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसे हो, किस तरीके से प्रतिनिधि का चुनाव किया, मतलब मॉनिटर का चुनाव किस तरीके से किया जाए। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है? क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना ले सकता है? यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें वे बातें भी हों जिन पर पहले मतभेद था, जो एक दूसरे की बातें नहीं मानी जा रही थी, उनको भी इसमें जोड़ना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जा सकता है, उसमें हम अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। इन सभी निर्णयों को कागज़ पर लिख लेना है और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाना है। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करा, ये सारी बातें आपको उसमें मेंशन करनी है। तथा किस किस बातों को लेकर मतभेद था छात्रों में आपस में और कैसे सुलझाया गया, और इस काम को करने से पूरी क्लास को क्या लाभ हुआ, ये आपको इसमें लिखना है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है आपकी। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। मतलब किस तरीके से निर्णय लिया जाए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या है और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग नियम बनाना चाहते हैं, फिर यह कैसे तय किया जाएगा कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन होगा। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। ठीक है, जैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें कोई नेता अपने आप थोड़ी आ गए थे। संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान सभा के द्वारा हमने अपने नेता चुने थे और उन्हीं नेताओं ने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया था। तो इसी तरीके से ये तय करना ज़रूरी होता है कि हमारे लिए नियम कानून कौन बनाएगा। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति नियम कानून बनाने लगेगा तो फिर उसको सभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबकी सहमति वाले लोग होने चाहिए जो हमारे लिए नियमों और कानूनों को बनाए।
संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर भी देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। उस पार्टी का नाम था साम्यवादी पार्टी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय लेगी कैसे। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना जरूरी है? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हो? ठीक है, ये सारी बातों का निर्णय लिया जाना आवश्यक है, और वो भी सबकी सहमति से। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, और इस कानून का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, यह देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी? ये तो हमें अपने संविधान से पता चलता है। हम अपने संविधान को पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई कानून बनाने का काम विधायिका करती है, और कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी, और उन कानूनों की जांच करने का काम न्यायपालिका करेगी। ये हमें कैसे पता चल गया? हमने संविधान को पढ़ा, तभी पता चला ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान का दूसरा काम हो गया। इसके बाद है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अच्छा, संविधान का जो एक और महत्वपूर्ण काम है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का। देखो, चाहे सरकार राजतंत्रात्मक हो, लोकतंत्रात्मक सरकार हो, किसी भी प्रकार की सरकार हो, यदि उनके ऊपर सीमाएं नहीं लगाई जाएगी तो उनके निरंकुश होने का खतरा निरंतर बना रहेगा। मतलब वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं जो जनता के हित में ना हो। तो इसीलिए सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने का काम भी संविधान के द्वारा किया गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि मान लीजिए आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए, तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। ठीक है, कोई सरकार आती है, मान लो वो कहती है कि नहीं, कोई दूसरे धर्म का पालन नहीं करेगा, और हमारे जो देश का धर्म होगा ये धर्म है। ठीक है, तो क्या किया सरकार ने? अपनी मनमानी कर ली। भाई सरकार तो निरंकुश हो गई। ये तो गलत चीज़ है। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? तो फिर क्या करेंगे? संविधान की व्याख्या होगी कि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसीलिए सरकार ऐसी कोई भी नियम नहीं बना सकती जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी जाति विशेष वर्ग के लोगों को अपने धर्म का पालन करने से रोका जा सके। तो इस तरीके से संविधान सीमाएं भी लगाता है। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है। किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, तो उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। सरकार किसी को भी
मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अब देखिए, ये एक कार्टून दिया गया है, यूरोप का संविधान। इसमें क्या है, यूरोपीय संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की। उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही होती है? देखो, जब भारत का संविधान बना था तो उसमें बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन उस बहस को करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया और उन नियमों में जो कुछ कमी थी उसको दूर किया गया, और यदि वो अच्छे थे तो फिर पक्ष रखने वाले लोगों ने उसके समर्थन में तर्क दिए। जब तर्क एक्सेप्ट करने लायक थे, स्वीकार करने लायक थे, तो फिर उन चीज़ों को संविधान में लागू कर दिया गया। तो भारत के संविधान के संदर्भ में ये बात है। अच्छा जी, तो तीसरा काम क्या आया? संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं, जो सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, सरकार को भी उनका पालन करना पड़ेगा। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करती है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो, यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अब जैसे हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल की जो स्थिति होती है, उन परिस्थितियों में इनको स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद ये हमारा कुछ एक और कार्टून दिया है। इसमें कहा है, ओह, इसका मतलब यह है कि पहले आप एक रक्षक बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसे सरकार को बनाया ही क्यों जाए। अब भाई ये भी सही बात है बिल्कुल कि हमने एक राक्षस बना लिया, राक्षस मतलब एक सरकार बना ली, और सरकार बनाने के बाद हम खुद ही फिर तय कर रहे हैं कि अब ये एक राक्षस तो हमने बना के खड़ा कर दिया, इस राक्षस से हम बचेंगे कैसे। ठीक है, तो ये कहता है, ये कार्टून ये कह रहा है कि इससे तो अच्छा हम सरकार बनाए ही ना। भाई अगर हम सरकार को बनाएंगे ही नहीं तो फिर देश का शासन कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाएगा देश को चलाना। इसके बाद है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। देखिए भाई, जो हमारा संविधान होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो समाज में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। अगर वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेगा तो लोग उसको स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आकांक्षाएं कैसी? हमारा जो देश है, अपने देश की हम बात करें भारत की, तो इसमें विभिन्न जातियों के, धर्मों के, संस्कृतियों के, भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनके ओढ़ने पहनने के तरीके अलग हैं, उनके गीत संगीत अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें सब अलग अलग हैं, और सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है। आकांक्षाएं क्या होती है कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको सम्मान दिया जाए, उसको भी संविधान में शामिल किया जाए, कोई उसको ठेस ना पहुंचा सके। तो
जब कोई देश का किसी देश का संविधान इन सबको पूरा करता है, उस लक्ष्य तक पहुंचता है, तभी उस देश के लोग उस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो संविधान का जो हमारा अगला कार्य हुआ वो हुआ समाज की आकांक्षाओं को और लक्ष्यों को पूरा करना। अब डिटेल में देख लेते हैं। अधिकतर पुराने संविधानों का केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त कर सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में विभिन्न प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है, उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का निपटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को बुनियादी ज़रूरतों और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त हो और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। अच्छा जी, चौथा काम हो गया। चौथा काम क्या हुआ? संविधान का चौथा काम, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। हाँ जी, तो ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कार्टून में। ये जो बीच में खड़े हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, वंदे मातरम। एक तरफ लिखा हुआ है वंदे मातरम और दूसरे तरफ लिखा है जन गण मन। 4 दिसंबर 1949 की ये फ़ोटो बनाई गई है। संविधान निर्माताओं को लोगों के अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन स्थापित करते हुए दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये भिन्न भिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है संतुलन करने का अंतिम परिणाम क्या हुआ? अच्छा देखें, ये जनगण मन की बात कर रहे हैं। एक तरफ जनगण मन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ वंदे मातरम की बात की जा रही है। नेहरू जी जो है दोनों की बात सुन रहे हैं। तो दोनों की बातों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना, इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, हम इसमें अगर देखें तो अगर संविधान में शामिल करने की बात की जाए तो अपना अपना नज़रिया होता है सबका सोचने का। तो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को शामिल किया जाए, ये कह रहे हैं नहीं जनगण मन को शामिल किया जाए। तो अब क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला, तो वंदे मातरम को भी शामिल किया और जनगण मन को भी शामिल किया। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष हो सकता है। चलिए, इसके बाद है संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान हैं इसमें। अच्छा जी, तो ये देख लेते हैं हम।
संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है। वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, ये संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान है। अच्छा, एक कार्टून और दिया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का क्या मतलब है यदि ये वे लोगों के जीवन को ना बदल सके। ये भी बात है कि अगर हमने संविधान को बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन अगर वो वास्तविक रूप में कार्यान्वित नहीं हो रही है, लागू नहीं हो रही है, तो उनको उस संविधान को बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब इसमें दिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार के लिए निर्देश हैं कि जो सरकार है वो निम्न कामों को करेगी। अगर सरकार उन कार्यों को नहीं करती तो न्यायपालिका के द्वारा किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है, और सजा यदि सरकार कार्य नहीं करेगी समाज कल्याण का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का, तो अगली बार जनता ही उनको सजा देगी। और जनता के द्वारा सजा क्या दी जाएगी? जनता उनको अगले चुनाव में वोट नहीं देगी, हरा देगी, वो दूसरे किसी पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, इसके बाद है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान जो होता है वो किसी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। देखिए बेटा, कैसे होती है। मैंने सबसे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई थी। वो इसीलिए पढ़ाई थी, संविधान की प्रस्तावना से हमें क्या पता चलता है कि इस देश का संविधान कैसा है, क्या क्या चीज़ें इस संविधान ने नागरिकों को प्रदान की गई है। अगर उन चीज़ों की व्यवस्था की गई है तो कभी कोई ना कोई समय ऐसा रहा होगा कि वहाँ के लोग उन सब चीज़ों से, उन सब अधिकारों से वंचित होंगे, किसी न किसी भेदभाव के शिकार होंगे। तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी वहाँ का संविधान होता है। हम अपने देश की, अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के, या कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ये बता सकता है कि भारत देश का संविधान कैसा है। वो हमारे राष्ट्र की एक बुनियादी पहचान है। चलिए, अगला पॉइंट आता है संविधान की सत्ता। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बना सकते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं।
अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकार के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं, जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता, नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। अब देखिए एक और कार्टून है। इस कार्टून में क्या है, इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म करने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए संघर्ष से तुलना करें। अच्छा जी, चलो देख लेते हैं। ये है, अब वे सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे, बगदाद कह रहा है। सिया कह रहे हैं मेरे पास कागज है, संविधान मैं लिखूंगा। सुन्नी कह रहे हैं मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। अच्छा, कुर्द कह रहे हैं मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखने दो। अब देखो सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं। अब ये बगदाद कह रहा है कि सब ने हाथ मिला लिया, सब तैयार हो गए, संविधान बनेगा। फिर सिया कह रहा है मेरे पास पेन है, कोई कह रहा है मेरे पास कागज़ है, कोई कह रहा है मेरे पास इंक है। तो भाई संविधान लिखा कब जाएगा? कब लिखा जाएगा संविधान? जब ये सारे मिल जाएंगे, इनको एक दूसरे के साथ मिल करके बैठ करके सहमति बनानी पड़ेगी, तब जाके संविधान लिखा जाएगा। नहीं तो फिर घूमते रहो सब अलग अलग अपने कागज़ पेन और इंक लिए हुए। अब भारत ने क्या किया था, भारत पिछले कार्टून की अगर हम तुलना करें, ये तो सब अपने अलग अलग ले लेके घूम रहे हैं। पिछले कार्टून में क्या देखा था, बीच में एक नेता खड़े हुए थे, इस साइड में कुछ लोग बैठे थे जो अपनी अलग मांग कर रहे थे और इस साइड में दूसरे लोग बैठे थे, वो अपनी अलग मांग कर रहे थे। तो जो हमारे नेता थे उन्होंने बीच में बैठ करके एक निर्णय लिया, उसके बाद ही हम आगे पहुँचे। तो इनको भी ऐसे ही करना चाहिए। इनको भी यहाँ पर जो है, एक जो ये बगदाद है, मान लीजिए बगदाद को ही लीडरशिप में आ जाना चाहिए और फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए कि भाई ऐसा है कि अलग अलग चीज़ें ले रहे हो तुम, जब तक एक साथ नहीं मिलोगे। जिसके पास कागज़ है उसे लिखने वाले को कागज़ देना पड़ेगा, पेन वाले को पेन देना पड़ेगा, इंक वाले को इंक देनी पड़ेगी, तब जाके संविधान लिखा जाएगा। अलग अलग घूमोगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद है संविधान की सत्ता। बेटा आज हम अपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में संविधान की सत्ता लेकर के आएंगे, संविधान की सत्ता टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कुछ कठिनाई होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बेटा इसमें हम जो पढ़ रहे हैं, अब जो आप 11th क्लास में हैं, इसमें लेक्चर मेथड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। चाहती तो मैं भी शॉर्ट में आपको बता करके इस चैप्टर को ख़त्म कर सकती थी फटाफट, लेकिन डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो फिर टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, विस्तृत रूप में पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत रूप में पढ़े बिना समझ डेवलप नहीं होगी। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में आपके, वो अंडरस्टैंडिंग बेस आते हैं, वो टू द पॉइंट नहीं आते। टू द पॉइंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन,
लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। जब तक आपकी समझ नहीं पड़ेगी, जब तक आप उस टॉपिक को नहीं समझोगे डिटेल में, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको उस टॉपिक को पहले शॉर्ट में समझाती हूँ, और शॉर्ट में समझाने के बाद उसको जो बुक में लिखा हुआ है उसको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं, ताकि आप अच्छे से उस चैप्टर को, उस पॉइंट को समझ सकें। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।